यूट्यूब के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज एसएससीज के एग्जामिनेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसको आसान समझ लिया जाता है और नेगलेक्ट करते हैं लोग, नेग्लिजेंसी ज़्यादा होती है। और वो है हमारे संविधान का प्रियम्बल, संविधान की प्रस्तावना। हम लोग पूरे संविधान की प्रस्तावना को अभी नहीं देख रहे हैं। कुछ खास खास शब्दों को समझना आपके लिए ज़रूरी है। आप जैसा कि जानते हो कि भारत के संविधान में हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न, ये शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये संप्रभुत्व संपन्न या सॉवरेनिटी क्या होती है ना। तो देखिए, किसी भी स्टेट को, किसी भी राज्य को बनने के लिए ज्योग्राफी चाहिए, पॉपुलेशन चाहिए और गवर्नमेंट चाहिए, है ना। ये ब्रिटिश पीरियड में भी था, बट दैट टाइम हम लोग सॉवरेन नहीं थे, संप्रभु नहीं थे, है ना। तो संप्रभुता का मतलब है कि हम खुद से कानून बनाते हैं और खुद उस कानून का पालन करते हैं, है ना। हमारे चुने गए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं और हम उसका पालन करते हैं। तो ये संप्रभुता का बेसिक कॉन्सेप्ट है। और भारत के संविधान में संप्रभुता देश की जनता में निहित है। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि संप्रभुता कहाँ निहित है, संसद में है निहित, संविधान में निहित है या देश की जनता में। तो देश के नागरिकों में संप्रभुता निहित है। संप्रभुता के संबंध में जैन जैक्विस रूसो ने कहा था, जन इच्छा ही संप्रभुता है। जन इच्छा को उन्होंने संप्रभुता कहा था, है ना। तो ये एक बहुत ही साधारण सा शब्द है एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो भारत के संविधान के प्रियम्बल में जो शब्द आता है, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी, हालांकि मूल संविधान में समाजवादी शब्द नहीं था, इसको 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। भारत की संसद ने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सुझाव पर 42वां संविधान संशोधन किया था और इसमें मूल कर्तव्य भी जोड़े गए थे, आपको पता होगा। हालांकि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो सोशलिज्म, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। नेहरूवादी जो आर्थिक नीति थी ना, वो बड़े बड़े उद्योगों की वकालत करती थी, इंडस्ट्रियलाइज नेशन। लेकिन शास्त्री जी के बाद जो प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनका कहना था कि नहीं, पहले समाज के गरीब से गरीब आदमी तक हमको अपनी पहुंच बनानी पड़ेगी, सरकार गरीबों तक पहुंचे, है ना। तो देखिए, संपत्ति जो होता है, पूंजीवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है और सामान्य लोगों की ओर उसका झुकाव होता है। तो संपत्ति समाज की है। अब भाई, आप जितना मेहनत करते हो, आप एक दिन में जितने घंटे काम करते हो, तो आपको आपके कार्य के अनुसार उचित मजदूरी मिलनी चाहिए ना। क्योंकि जब आप काम कर रहे हो तो आप उत्पादन में सहयोग दे रहे हो, और उत्पादन करने का मतलब होता है संपत्ति का निर्माण होना। तो संपत्ति में आपका कुछ हक बनता है कि नहीं, है ना। तो ये संपत्ति का उचित तरीके से वितरण का सिद्धांत है, समाजवाद का सिद्धांत। हमारे भारत में कई महान समाजवादी नेता हुए हैं। जयप्रकाश नारायण, उन्होंने 1934 में पटना में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। उसके अलावा आचार्य नरेंद्र देव, श्री मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े समाजवादी लीडर थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ, राजाओं महाराजाओं पर मेरा कोई विश्वास नहीं है और ना ही वैसी व्यवस्था पर मैं विश्वास करता हूँ जो आधुनिक राजा महाराजा पैदा करते हैं, है ना। तो ये समाजवादी विचारधारा
जो है वो उसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हमारे प्रियम्बल में शब्द आता है, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। तो ये पंथ निरपेक्ष क्या होता है? वास्तव में धर्मनिरपेक्षता एक आंदोलन का नाम है जो यूरोप में शुरू हुआ था, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ईश्वर के स्थान को व्यक्ति के जीवन से समाप्त कर दिया जाए। हालांकि व्यावहारिक रूप से ये संभव नहीं है। बाद में ये कॉन्सेप्ट बनने लगा कि जो स्टेट है, जो राज्य है, जो सरकारें हैं, जो संस्थाएं हैं, उनका कोई निजी धर्म नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ हम इसी को स्वीकार करते हैं कि स्टेट ऑफ इंडिया किसी चर्च का प्रमोशन नहीं करेगा, किसी मिशनरीज का प्रमोशन नहीं करेगा। अब यहाँ चर्च का मतलब वो क्रिश्चियनिटी वाला चर्च मत समझ लीजिएगा। यहाँ पर चर्च का मतलब धार्मिक संगठन होता है ना। और मिशनरीज भी इस्लामिक मिशनरीज हो सकते हैं, हिंदू मिशनरीज हो सकते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज हो सकते हैं। तो सरकार और उनकी संस्थाएं ऐसे संस्थाओं का प्रमोशन नहीं करेंगी, और किसी भी इंडिविजुअल का क्या आइडियोलॉजी है उस पर वो दखलंदाजी नहीं कर सकती, है ना। इसके बाद प्रियम्बल में एक वर्ड आता है, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो देखिए, लोकतंत्र एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। आज जो एक यूरोपियन कंट्री है, ग्रीस, यूनान, वहां से लोकतंत्र की अवधारणा का विकास हुआ था। हालांकि आज से 3-4 हजार साल पहले जब लोकतंत्र की भावना जागृत हुई तो उस वक्त इसको एक अच्छा शासन नहीं माना जाता था। इसको भील तंत्र नाम दिया गया, कुछ लोगों ने इसको मूर्खों का शासन तक कह दिया। लेकिन आज के समय में लोकतंत्र संप्रभुता की आत्मा समझी जाती है ना। अब आपको ये देखना है कि भारत में कैसा लोकतंत्र है। तो भारत का जो लोकतंत्र है उसको कहते हैं संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ही कहा जाता है वेस्ट मिंस्टर डेमोक्रेसी। अभी वेस्ट मिंस्टर डेमोक्रेसी क्या है तो उसको आप छोटे से एग्जाम्पल से समझ लीजिए। आप जिस राज्य में रहते हैं, या राज्य की बात रहने दीजिए, हम लोग लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा की 543 सीटें हैं। लोकसभा का चुनाव होता है तो टोटल सीट का आधा +1, जिस किसी भी राजनीतिक दल के पास ये सीट आ जाता है या किसी भी गठबंधन के पास ये सीट आ जाता है तो हम कहते हैं कि उसको बहुमत मिल गया, मेजोरिटी मिल गई, है ना। और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी। यानी कि भारत में सरकारों का जन्म, भारत सरकार का जन्म लोकसभा से होता है। बिहार सरकार का जन्म अभी चुनाव होने वाला कहाँ से होगा? विधानसभा में जो टोटल सीट का आधा +1 ले आएगा तो सरकार का जन्म होगा। तो इसको कहते हैं संसदीय लोकतंत्र। इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इंग्लैंड का पार्लियामेंट जो है वो वेस्टमिंस्टर में है, और सबसे पहले ये परंपरा वहीं पर शुरू हुई थी, है ना। तो ये लोकतंत्रात्मक है ना। उसके बाद एक शब्द आता है गणराज्य। तो रिपब्लिक क्या होता है? हमारे हेड ऑफ द नेशन का इलेक्शन होता है। अभी हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन हुआ है। ऐसा नहीं है कि स्पेन या नहीं तो फिर इंग्लैंड की तरह वहाँ पर राजतंत्र चलता हो, है ना। भारत ने अभी का जो लोकतंत्र है, माफ़
करिएगा, अभी का जो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है वो फ्रांस के थर्ड रिपब्लिक से लिया है। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रांस के तृतीय गणतंत्र से अभी का भारत का रिपब्लिक लिया गया। वैसे भारत में रिपब्लिक की अवधारणा बहुत ही पुरानी है। भगवान बुद्ध के समय में 16 महाजनपद होते थे, तो उनमें भी रिपब्लिक थे। जैसे मत्स्य महाजनपद एक रिपब्लिक था जिसकी राजधानी विराट नगर थी। अभी वो राजस्थान के नाम से जाना जाता है। मत्स्य महाजनपद का बहुत सारा भाग है ना। और इसके अलावा जो पश्चिमोत्तर भारत का जो भाग है, जो आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ इलाका हो सकता है, वहाँ पर अर्जुनायन और योधया जैसे रिपब्लिक राज्य होते थे। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि दुनिया का पहला रिपब्लिक, पहला गणतंत्र भारत में ही स्थापित हुआ, जिसे हम लिच्छवी रिपब्लिक कहते हैं, जो कि वर्तमान बिहार में। तो भगवान बुद्ध के समय में ये लिच्छवी गणतंत्र की स्थापना हुई थी। हालांकि उसके पहले से वो चला आ रहा था। भगवान बुद्ध ने लिच्छवी गणतंत्र में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनकी तुलना देवताओं से की थी। और लिच्छवी गणतंत्र में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनकी संख्या 7,707 थी। एग्जाम में पूछा जाता है, लिच्छवी गणतंत्र में जो सांसद थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनकी संख्या 7,707 थी। और एक कुंड था, जलकुंड था, उसको मंगल पुष्करणी कहते थे। उसी के जल से उन सांसदों का अभिषेक होता था, है ना। तो भारत के संविधान में प्रियम्बल में जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनका एनालिसिस आपको समझ में आना चाहिए, है ना। उनका एनालिसिस, उनका विश्लेषण क्या है और उसको एलोबरेट करके किस तरह से क्वेश्चंस बना करते हैं, इसकी एक साधारण सी पकड़ आपके पास होनी चाहिए, है ना। क्योंकि अभी जो रेलवेज का एग्ज़ाम चल रहा है और आगे भी जो एग्ज़ाम होंगे उसमें क्वेश्चन को एग्जामिनर ने ट्विस्ट कर दिया है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।